हेलो स्टूडेंट, आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और इसमें हम काफ़ी चीज़ें प्लेन मिरर डिस्कस कर रहे थे। उस पर कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, अब देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, इफ I4 incident ray is parallel to mirror M2. If incident ray is parallel to mirror M2, then find theta. Theta is the angle between these two mirrors, so that light, first part, if light retrace इस पर है, if light retrace its path, original path after second reflection. अगर लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करती है ओरिजिनल पाथ को आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, तो व्हाट विल बी द थीटा। और थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या है कि यहाँ तो सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है और इसमें थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस हो रही है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। अब हमें इस क्वेश्चन में थीटा कैलकुलेट करना है, किसके बराबर होगा। अच्छा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जैसे मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे इसके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अभी जो कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, उस पीरियड में हमारी क्लासेस ऑफलाइन तो है नहीं, तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम बच्चों की हेल्प कर पा रहे हैं जो हमसे किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। तो इसमें मैं जब यूट्यूब पर लेक्चर अपलोड करता हूँ तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और उसके बाद लिखता हूँ L1, L2, L3, वो लेक्चर नंबर होते हैं, उसी सीक्वेंस में होते हैं। तो आपका थोड़ा सा सीक्वेंस का ध्यान रखना, जैसे आपने L2 लेक्चर पढ़ लिया है तो उसके बाद की जो थ्योरी है वो L3 लेक्चर में आपको मिलेगी। चलो कंटिन्यू करते हैं इसको, इस चीज को। अब देखिए यहाँ लाइट हमें क्वेश्चन में कहा है कि इंसिडेंट लाइट इस मिरर M2 के पैरेलल है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा ना, ये एंगल थीटा के बराबर है। अब ये दोनों एंगल थीटा के इक्वल हैं। हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पहला रिफ्लेक्शन होगा। अब पहले रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कैसे जाएगी, यहां से लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी और ऐसे जाएगी, ये एंगल थीटा। अब यहाँ पहला रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, और हमें कहा है क्वेश्चन में सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद लाइट अपना पाथ रिट्रेस करनी चाहिए। तो रिट्रेस करने के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर हम ये चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रिट्रेस करे, तो मैंने आपको बताया था रिट्रेस वही लाइट करती है जब लाइट मिरर के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है। अगर लाइट मिरर के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। तो अब यहाँ पहले रिफ्लेक्शन के बाद नहीं चाहते थे, दूसरे के बाद चाहते हैं, तो इसका मतलब ये दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, यहाँ से टकराने के बाद लाइट अपना पाथ रिट्रेस करनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ लाइट कैसे इंसिडेंट हो, यहाँ ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इस सेकंड वाले मिरर पे लाइट अगर नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो यहाँ से जो सेकंड रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद लाइट अपना पाथ रिट्रेस करेगी, और रिट्रेस करके कैसे चली जाएगी, जैसे आई थी वैसे चली जाएगी, ऐसे करेगी रिट्रेस। आगे बात समझ, रिटर्निंग लाइट जो है इस तरह से पास होगी। ठीक है, अब थीटा कितना है नजर आ गया होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ना, तो 2 थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो थीटा किसके इक्वल आ गया, 45 डिग्री। ये अपना आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का।
मतलब दोनों मिरर के बीच का एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। तो लाइट सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद अपना पाथ रिट्रेस करेगी। अब अगला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। अब ये है दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा दे रखा है। क्वेश्चन में कहा है कि ये वाली लाइन इस मिरर के पैरेलल है। अगर ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो ये एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल थीटा के इक्वल। अब यहां से पहला रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये रिफ्लेक्शन के बाद लाइट ऐसे जाएगी, ये एंगल भी थीटा होगा। यहां से दूसरा रिफ्लेक्शन होगा। अब हमें सेकंड पार्ट में ये कहा है अगर यहाँ हम चाहते हैं कि सेकंड के बाद रिट्रेस करें तो ये नॉर्मल इंसिडेंट होनी चाहिए, लेकिन हम सेकंड के बाद रिट्रेस नहीं कराना चाहते, थर्ड के बाद कराना चाहते हैं। तो सेकंड रिफ्लेक्शन यहाँ से और थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद लाइट ऐसा आनी चाहिए। अब यहाँ से तीसरा रिफ्लेक्शन होगा ना इस M1 मिरर से। पहला रिफ्लेक्शन यहाँ से हुआ, सेकंड रिफ्लेक्शन यहाँ से और थर्ड यहाँ से। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद लाइट अपना पाथ रिट्रेस करनी चाहिए। तो तीसरा रिफ्लेक्शन इस जगह से होगा तो यहाँ लाइट नॉर्मल इंसिडेंट होनी चाहिए। अब देखो यहाँ लाइट नॉर्मल इंसिडेंस है, ये डायग्राम बन गया तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ज्योमेट्री से। तो ज्योमेट्री लगाना सीखते हैं। देखो कैसे लगेगी इसकी ज्योमेट्री। यहाँ पर ये एंगल अगर x मान लूं तो ये भी तो x ही होगा, दोनों एंगल इक्वल होता है ना। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट मिरर की सरफेस से बराबर एंगल बनाती है। जैसे ये मिरर है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, ये इंसिडेंट लाइट, तो ये एंगल तो बराबर होगा ना। ये एंगल अगर x मैंने कंसीडर किया है, ये भी x होगा, क्योंकि इस मिरर के लिए इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे मिरर की सरफेस से हमेशा सेम एंगल फॉर्म करती है। तो ये इंसिडेंट रे है, सेकंड मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मिरर की सरफेस से इक्वल एंगल बनाती है। ये मैंने डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनाया इसलिए ये डायग्राम में आपको x और x बराबर नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये हम जानते हैं थ्योरी कांसेप्ट से कि ये दोनों x इक्वल ही होंगे। अब ये x और x इक्वल है और ये एंगल तो हमें पता है ना कितना होगा। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो 180 है तो इसको एंगल को y में कंसीडर कर लेता हूं। अब देखो इस एंगल को अगर मैंने y कंसीडर करा तो ये जो प्लेन मिरर है ये सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन पर तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो तीनों एंगल का सम 180 है तो x प्लस y प्लस x बराबर 180। एक इक्वेशन तो बन गई। हमारे पास अभी वेरिएबल ज्यादा नजर आ रहा है, दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इस ट्रायंगल में लगा दें। इस ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम क्या होगा 180 के बराबर। तो तीनों 180 होगा तो y प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180। और इसी तरह से इस ट्रायंगल में भी तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 5। अब इसको देखोगे इन दोनों इक्वेशन को, तो इन दोनों इक्वेशन से x और y बराबर आ गए ना। और x और y अगर बराबर हैं तो यहाँ 3x पाई हो गया, तो x 60 डिग्री, ये अपना आंसर। अब x अगर 60 डिग्री है तो हमें तो y थीटा निकालना था। x और y अगर 60 डिग्री है तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो थीटा कितना है यहाँ से 30 डिग्री के बराबर, तो ये इसका आंसर। तो दोनों मिरर के बीच का एंगल 30 डिग्री होगा। तो थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद लाइट अपना पाथ रिट्रेस करेगी। तो इस तरह से हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
Calculate deviation after two reflection if incident light is parallel to mirror M1. अगर इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट जो है आई, ये मिरर M1 के पैरेलल है, तो दो रिफ्लेक्शन के बाद जो डिवीएशन होगा वो हमें बताना है क्या होगा। कैलकुलेट डिवीएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। अब देखो इसका सॉल्यूशन, अब हमें कहा है ना कि ये लाइट इस मिरर के पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा के बराबर होगा। अब इस पॉइंट पर इस मिरर से पहला रिफ्लेक्शन हुआ, अब पहले रिफ्लेक्शन के बाद मान लो लाइट इस तरह से इनसे, अच्छा ये एंगल 70 डिग्री दे रखा है ना हमने, तो यहाँ 70 डिग्री लिख लेते हैं। अब ये रिफ्लेक्शन हुआ तो ये एंगल भी 70 होगा, और 70 और 70 है, तो बताओ इस पहले वाले पॉइंट पर डिविएशन एंगल कितना है। डिविएशन एंगल होगा ना 70 इंटू 2 140 डिग्री। किस डायरेक्शन में होगा डिविएशन 140? डिवीजन का डायरेक्शन निकालने के लिए इस इंसिडेंट रे को सीधा आगे बढ़ाते थे, फिर ये ऐसे घूमी, तो किस डायरेक्शन में घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस डिवीजन का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ ये 70 ये 70 140 और ये एंगल कितना होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, 70 और 70 140 है, तो ये एंगल बचा 40 डिग्री। अब यहाँ से सेकंड रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन लाइट ऐसे जाएगी, ये एंगल भी 40 डिग्री आएगा, तो सेकंड मिरर से डिवीएशन हुआ 40 का डबल 80 डिग्री। बताओ किस डायरेक्शन में हुआ ये डिवीएशन, किस डायरेक्शन में हुआ? वापस इस सेकंड डिवीएशन जो हो रहा है यहाँ से, इस पर इंसिडेंट रे है, अब इंसिडेंट रे ऐसे घूमी, तो ये किस डायरेक्शन में घूम रही है? अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब देखो, अब हमें डिवीएशन निकालना है, मतलब टोटल डिवीएशन, दो बार डिवीएशन हुआ, इन दोनों डिवीएशन का सम निकालना है। अब सम निकालने के लिए दोनों डिवीजन का डायरेक्शन सेम है, तो ऐड कर देंगे। अगर डायरेक्शन अपोजिट होता तो सब्ट्रैक्ट करके टोटल डिवीजन निकालते हैं हम। तो अभी इस क्वेश्चन में टोटल डिवीजन क्या आ जाएगा? टोटल डिवीजन हमारा एक तो 140 डिग्री है और एक हमारे पास आंसर है 80 डिग्री, दोनों को सम किया तो कितना आ गया? 0 2 2 220 डिग्री, और 220 डिग्री आंसर किस डायरेक्शन में आया? एंटी क्लॉकवाइज। इसका दूसरा आंसर क्या होगा? 360 में से माइनस कर दो 220 को, तो ये वाला आंसर भी सही है, बट ये किस में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कितना आ जाएगा? 0 4 140 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये इस क्वेश्चन के दोनों ही आंसर सही है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के आंसर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
अब देखिए हमारा क्वेश्चन यह है, ये दो प्लेन मिरर है, इनके बीच का एंगल थीटा हमें फाइंड आउट करना है क्या हो, जिससे कि इस मिरर पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू सेकंड मिरर। अब यहां से एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्टेड लाइट फिर ऐसे गई, ऐसे जाने के बाद यहां से दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ, और दोबारा रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली लाइट जो है, ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट, दिस लाइट इज पैरेलल टू M1 मिरर, I is parallel to M2 and final reflected light is parallel to M1 mirror. Then what will be the angle theta? ये हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। थीटा एंगल कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन पहले खुद ट्राई करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्योमेट्री लगाएंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा था हमें। अब यहाँ ये इंसिडेंट रे इस मिरर के पैरेलल है, ये दो लाइनें पैरेलल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी थीटा आएगा, और ये थीटा है इंसिडेंट रे का, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम एंगल बनाती है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। फिर यहाँ से पहला रिफ्लेक्शन, यहाँ से दूसरा। अब क्वेश्चन में कहा है ना, ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट इस मिरर M1 के पैरेलल है, अगर ये दो लाइनें पैरेलल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो गया। अब ये एंगल भी अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा ना, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाती है। अब इन तीनों एंगल का सम 180 है, तो 3 थीटा बराबर 180, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो थीटा का आंसर आ गया 60 डिग्री। तो बहुत आसानी से ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, और पैरेलल रखने का मतलब दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री है। दोनों मिरर के बीच का एंगल 0 डिग्री पैरेलल रखे हैं। इन दोनों मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की M1 मिरर से डिस्टेंस 10 है, M2 से 20 है। तो हमें बताना है इस ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करनी क्या होगी, बताओ आंसर क्या है बच्चों। मैंने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, उससे आंसर क्या आएगा। अगर फॉर्मूले से आंसर देखें तो क्या आ रहा है, बताइए आंसर। नहीं आया आंसर, यस इनफाइनाइट होगा आंसर। जो मैंने पिछली क्लास में फॉर्मूला बताया था उससे आंसर तो इनफाइनाइट हो गया, अब उसको समझाना बाकी है। तो देखो अब इस ऑब्जेक्ट की कैसे इमेजेस बनेगी उसको सीखते हैं हम। तो देखो इस ऑब्जेक्ट में से निकलने वाली लाइट ऐसे जाएगी, इधर भी जाएगी। मैं मान लेता हूँ इस लाइट के करस्पॉन्डिंग इसको ए लाइट कह रहा हूँ, इसको बी लाइट कह रहा हूँ।
ए लाइट के करस्पॉन्डिंग अगर ए वाली लाइट को कंसीडर करता हूं तो इसके करस्पॉन्डिंग पहला रिफ्लेक्शन इस M1 मिरर से हुआ ना, तो M1 मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट ऐसे जाएगी और इसकी इमेज यहां कहीं बनेगी, तो पहला मिरर इमेज यहां बनाएगा। और हम ये जानते हैं प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट आगे होता है उतनी पीछे इमेज बन जाती है, तो इस ऑब्जेक्ट O की इमेज यहां इतना ही पीछे 10 पर बनेगी, 10 पर बन गई। अब इसके बाद यहां से रिफ्लेक्टेड लाइट इस M1 मिरर से रिफ्लेक्टेड लाइट इस M2 मिरर पे गई, तो M2 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है? देखो M2 मिरर के लिए इंसिडेंट रही है ये I1 क्या चीज है? I1 क्या चीज है? इमेज है। कौन सी मिरर के लिए? इमेज फॉर मिरर M1 मिरर के लिए तो ये इमेज है, लेकिन I1 ही ऑब्जेक्ट है फॉर मिरर M2। देखो ये वाली लाइट अगर मैं बात करूं तो इस वाले मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट है, लेकिन इस वाले मिरर के लिए इंसिडेंट है, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? जहां रिफ्लेक्टेड रे मिलती है उसको इमेज बोलते हैं और जहां इंसिडेंट रे मिलती है उसको ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है उस सेकंड वाले मिरर के लिए। अब सेकंड वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो ये ऑब्जेक्ट इस मिरर सेकंड मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है? 10 प्लस 10 प्लस 10, तो कितनी डिस्टेंस हो गई? 40। तो 40 डिस्टेंस पीछे में जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतनी पीछे में बना देता है, तो यहां का इमेज बनाएगा I1 की सेकंड वाला मिरर, तो इसको लिख देते हैं इस सिंबल से, 40 पर इमेज बन जाएगी, 40 पर इमेज बनेगी ना। अब यहां से रिफ्लेक्टेड लाइट इस तरह जाएगी फिर इस पर गिरेगी, ऐसे क्या होगा? ये रिफ्लेक्टेड लाइट इस तरह से कई बार रिफ्लेक्शन होगा। अब हमें ऐसा नजर आ रहा है सर यहां से तो फिर दोबारा रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तो हमें ऐसा लगेगा, और जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा उतनी इमेजेस बनेगी। तो हमें इस डायग्राम में नजर आ रहा है सर एक बार यहां रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार यहां हुआ, एक बार यहां हुआ, तीन और चौथा रिफ्लेक्शन तो होगा ही। ऐसा नहीं है बच्चों, असल में यहां अभी इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने ज्यादा माना है या ये एंगल, लेकिन अगर ये बहुत छोटा एंगल होगा तो ये लाइट इस तरह से घूमती रहेगी, बस लाइट तो ऐसे भी जाएगी ना, और जो लाइट ऐसे जाएगी उसका तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इनफाइनाइट होंगे, चाहे मिरर की साइज कितनी भी कम हो। मिरर की साइज कितनी भी कम हो, एक बार लाइट यहां से इंसिडेंट हुई है तो इसके लगातार रिफ्लेक्शन होते जाएंगे, और जितनी बार रिफ्लेक्शन होंगे ना उतनी इमेजेस बनेगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी? इनफाइनाइट। अब हमें ये पता करना है वो इनफाइनाइट इमेजेस कहां कहां बनेगी। तो देखो इनफाइनाइट इमेजेस की लोकेशन को पता करने के लिए ये M1 मिरर या M2 मिरर, मैंने इस M1 मिरर से पहली इमेज बनाई थी, पहली इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनी थी? ये I1 पहली इमेज थी, कितनी डिस्टेंस पर बनी थी? 10 पर। कौन सी मिरर से? M1 मिरर से। तो M1 मिरर से पहली इमेज 10 पर बनी थी, फिर दूसरी इमेज हमने कैसे बनाई थी? ये वाली बनाई थी, और ये इमेज कहां बनी थी? 40 पर। किससे? M2 मिरर से आई थी ना डिस्टेंस, लेकिन कैसे निकाली थी? 10 में हमने इन दोनों मिरर के बीच का जो सेपरेशन 30 था वो जोड़ा था, यही किया था ना। 10 वाली डिस्टेंस में दोनों मिरर के बीच का सेपरेशन जोड़ा था, तो 10 प्लस 30 किया था, उससे 40 आया था, और 40 किस मिरर से? M2 मिरर से। तो इसका मतलब 10 में अगर मैं 30 जोड़ूंगा, 10 में 30 जोड़ूंगा तो दूसरे मिरर से इमेज की पोजीशन आएगी 40 पर। तो यहाँ ये 40 पर जो इमेज बनी थी, ये 40 डिस्टेंस कौन से मिरर से थी? M2 मिरर से डिस्टेंस 40। तो इधर की तरफ मैं M2 मिरर वाली डिस्टेंस लिख रहा हूं, उधर वाली M1। अब इसके बाद अगली इमेज देखो, यहां से रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट इधर आएगी, तो अब इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, और ये ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है? 40 प्लस 30। 40 प्लस 30 है तो इतना पीछे इमेज बनेगी ना, तो 40 में ये 40 पर इमेज बनी थी, इस 40 की इमेज में मैं 30 ऐड करूंगा तो 40 प्लस 30 70 पर इमेज बनेगी, और कौन से मिरर से डिस्टेंस है? ये M1 से डिस्टेंस है। फिर इस तरह से इमेजेस चलती रहेगी, 70 में वापस 30 जोड़ेंगे, 100 में वापस 30 130, फिर वापस 30 160, ऐसे इनफाइनाइट तक इमेजेस बन जाएगी। क्लियर हुई बात समझ में आई? ये सारी इमेजेस की पोजीशन है अलग अलग, जो M1 मिरर से डिस्टेंस है और ये M2 मिरर से डिस्टेंस है, उनकी पोजीशन है। अब देखो ये सारी इमेजेस तो तब है जब मैंने लाइट
ए वाली कंसीडर की है। अगर ये मैं पहली बार लाइट इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट इस मिरर पे इंसिडेंट हो पहली लाइट, तो ये इनफाइनाइट इमेजेस। लेकिन मैं ये भी तो कर सकता हूं, यहां से निकलने वाली लाइट अगर कोई पहले इस M2 मिरर पे गिरे तो पहली इमेज M2 बनाएगा। अब इस वाली लाइट के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट ये है, इस मिरर से 20 आगे है, तो ये मिरर इसकी 20 पीछे इमेज बना देगा, तो 20 पीछे यहाँ इमेज बनेगी। फिर जो 20 पीछे बनेगी उसके लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या ये मिरर कहाँ बनाएगा, 20 उसके पीछे है तो 20 प्लस 30, तो 20 में वापस 30 ऐड करूंगा तो 50 आएगा, 50 में वापस 30 ऐड करूंगा तो 80, 80 में वापस 30 ऐड करा तो 110, फिर 110 से 140, फिर 140 से 170। इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगी। तो इनफाइनाइट इमेजेस अलग अलग लोकेशन पर इस तरह से बन जाएगी। अब देखो कुछ घड़ी वाले क्वेश्चन आते हैं। घड़ी वाले क्वेश्चन को ऐसे समझो, जैसे मान लो किसी घड़ी में 9 बजे का टाइम हुआ है, तो 9 बजे के टाइम को हम ऐसे लिखते हैं, घड़ी में 9 बजे का टाइम हुआ है, 9 आवर्स 0 मिनट 0 सेकेंड। इस टाइम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 9 बजे का टाइम को इस तरह से लिखा जा सकता है एग्जैक्टली 8:59 60 सेकेंड। तो ये एग्जैक्टली इसके बराबर है। तो 9 o'clock के टाइम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखो घड़ी में सुइयां, जैसे घड़ी, अब 9 o'clock पर आवर वाली नीडल तो 9 पर होगी ना, 9 कहाँ होगा घड़ी में, यहाँ कहीं, तो ये आवर वाली नीडल होगी। आवर वाली नीडल जनरली सबसे छोटी होती है और सेकंड वाली नीडल सबसे बड़ी होती है, और ये मिनट वाली नीडल जो है एग्जैक्टली टॉप पर होगी, मिनट वाली नीडल और सेकंड वाली नीडल यहाँ कहीं होगी इस तरह। अभी मैं चलो दो ही बना देता हूँ, सेकंड वाली नीडल नहीं है, आवर और मिनट वाली नीडल ही है बस। तो ये दोनों नीडल इस तरह से लोकेशन पर होगी। घड़ी में 9 बजे का टाइम ऐसा होता है। अब हम ऐसी घड़ी डिस्कस कर रहे हैं जिसमें नंबरिंग नहीं है, बस अंदाजे से हमें पता लग जाता है टाइम। तो ये 9 o'clock पर घड़ी की जो छोटी वाली नीडल है, आवर वाली नीडल, वो यहाँ होगी, मिनट वाली नीडल यहाँ एग्जैक्टली 12 वाले सिंबल पर होगी। अब हमने क्या किया, इसके सामने एक मिरर रख दिया, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में इस घड़ी की इमेज बनेगी इधर, ये घड़ी की इमेज बन गई। इसे मैंने थोड़ी इमेज छोटी बनाई है, मेरे पास उधर जगह कम थी इसलिए साइज बराबर होगी। अब अगर इस घड़ी की नीडल को इस इमेज में अगर देखूंगा तो आवर वाली नीडल यहाँ नजर आएगी और मिनट वाली नीडल यहाँ नजर आएगी। अब अगर मैं इसमें टाइम देखूंगा तो मुझे टाइम क्या नजर आएगा कि सर यहाँ तो 3 लिखा होता है घड़ी में, यहाँ 6 लिखा होता है, यहाँ 9 लिखा होता है, तो इसके हिसाब से घड़ी में टाइम मुझे 3 PM का नजर आएगा, जबकि टाइम एक्चुअल में क्या है 9 AM का है। तो घड़ी एक्चुअल टाइम 9 AM बता रही है, लेकिन इसको अगर प्लेन मिरर में इसकी इमेज देखोगे और इमेज में टाइम देखना चाहोगे तो उसमें इमेज में टाइम डिफरेंस होगा। तो इस तरह से टाइम का डिफरेंस होता है। अब देखो घड़ी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड तो ये है, घड़ी बना के आंसर निकालो, लेकिन ये डिफिकल्ट मेथड है। हम आसान मेथड इसका यूज करेंगे, और आसान मेथड क्या है वो समझो। जैसे 12 बजे का टाइम होता है, उसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 12 बजे के टाइम को एग्जैक्टली ऐसे लिख सकते हैं 11:59 60 सेकेंड, 60 सेकेंड ये है टाइम। अब क्या करना है हमें कि जैसे अगर घड़ी में टाइम 9 o'clock हुआ है तो उसकी जो इमेज बनेगी उसमें टाइम कितना ऑब्जर्व होगा ये हमें बताना है। अगर घड़ी में एग्जैक्ट टाइम 9 o'clock हुआ है और प्लेन मिरर में उसकी इमेज देखेंगे तो वो कितनी ऑब्जर्व होगी, टाइम कितना रिप्रेजेंट करेगी, उसको निकालने का एक मेथड तो ये 3 आंसर आ गया। लेकिन दूसरा मेथड ये है, इसको 12 बजे के टाइम में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब 12 बजे के टाइम में से 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 3, तो
यही इसका मेथड होता है। 12 बजे के टाइम में से इसको सबट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाता है। अब इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन करेंगे। इफ टाइम शो 7:53 then appear time in plain meter। ठीक है, तो प्लेन मिरर में टाइम कितना अपीयर होगा अगर घड़ी में टाइम नहीं शो हो रहा है। देखो इसका सॉल्यूशन के लिए हम घड़ी वड़ी नहीं बनाते रहेंगे क्योंकि बनाकर आंसर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। और सॉल्यूशन का तरीका यही है, 12 बजे के टाइम में से जो क्वेश्चन में टाइम दे रखा है उसको सबट्रैक्ट कर दो और सबट्रैक्ट करने में आसानी हो इसलिए 12 बजे के टाइम को ऐसे लिखो। अब क्वेश्चन में जो टाइम दे रखा है वो ये 7:53 इसको माइनस किया। अब आंसर निकालेंगे, यहाँ 10 में से 3 माइनस किया 7, फिर यहाँ एक कम हो गया 5 में से 2 माइनस किया 37, इसी तरह से यहाँ 6 और यहाँ 0 और यहाँ 4। तो ये अपना आंसर आ गया 4:06:37। ये घड़ी बताएगी जो प्लेन मिरर में जिसकी इमेज बनेगी वो ये टाइम शो करेगी। तो इस तरह से हम टाइम वाली कैलकुलेशन करते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई डाउट हो तो आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।